बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर समर न्यूज़ से सोहेल रशीद साहब। आज हम बात करेंगे 4 अप्रैल 1979 साबिक वज़ीर आज़म को तख्तेदार पर लटका दिया गया और वो थे जुल्फ़कार अली भुट्टो। उनका रेफरेंस जो है वो सदारती रेफरेंस यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद था तकरीबन 10-12 साल से। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा है, उन्होंने बेंच बनाया और सुनना शुरू कर दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राय देनी है। आज फैसला महफूज हो गया है उस पर। सोहेल रशीद साहब ने तमाम समातें अटेंड की हैं। बड़े आसान अल्फाज में सोहेल साहब से हम पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप समझिएगा कि ये केस था क्या, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे अदलिया इस्तेमाल हुई एक साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, कैसे प्रोसिक्यूशन इस्तेमाल हुई, कैसे एक बदनीति पर मबनी केस जो है वो उसकी बुनियाद पर एक साबिक वज़ीर आज़म को तख्तेदार पर लटका दिया गया, और कैसे अब अदलिया जो है अपने आप को जो है वो उससे डिस्टेंस करने की कोशिश में है। और इसका सारा तनाजुर जो है वो बैकग्राउंड पूछेंगे सोहेल रशीद साहब से। सोहेल रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पहली बात तो ये है कि क्या ये रेफरेंस है, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, ये क्या मामला क्या है? बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। ये भी शायद पाकिस्तान में ही होता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के कोई 10-10 साल बाद हम लोग पैदा हुए, और आज उससे भी 30-30, 32-32 साल बाद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो फैसला बरकरार रहा था और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान को आइन समेत बहुत सी शनाख्तें दी, बड़ा काम भी किया, उनको सज़ाए मौत का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पर उनके नाम की तख्ती लगी है कि इसको इनॉग्रेट भी उन्होंने किया था, इसका इफ्तिताह भी उन्होंने इस बिल्डिंग का किया था, वहाँ पे आज ये बात, इस पे फैसला महफूज हुआ है कि हमने जो उन्हें सजाए मौत दे दी थी और हैंग कर दिया था, अब वो वापस नहीं आ सकते। क्या वो फैसला दुरुस्त था या गलत था? आज से 45 साल पहले जी हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट में आज डिस्कस हो रहा था। और सबसे बड़ा अलमिया इसे कहें कि इतने साल बाद रियासत पाकिस्तान ने आज अपना मौक़िफ़ दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने और ये बताया है कि हमें लगता है कि उस वक्त अदलिया के ऊपर एक असर और रसूख मौजूद था, उस वक्त की सरकार का, यानी कि ज़िया उल हक के टेन्योर का और उनकी गवर्नमेंट का, और इसलिए ये ट्रायल डिक्टेटरशिप थी और ये ट्रायल दुरुस्त नहीं हुआ और इस ट्रायल में बेज़ाब्तियाँ थी और इस ट्रायल की बुनियाद ही गलत थी, क्योंकि एक जुडिशल ऑर्डर से जो इन्वेस्टिगेशन बंद हो चुकी थी उसको दोबारा से खोल के मार्शल लॉ के बाद उसको शुरू किया गया। लिहाजा हम समझते हैं कि ये ट्रायल दुरुस्त नहीं था। ये आज पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने राय देनी है कि इस फैसले में क्या ठीक था, क्या गलत था, और राय देनी है उन सवालात के ऊपर जो कि सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा था 2011 में। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने रेफरेंस भेजा था, डॉक्टर बाबर वान उस वक्त थे पेश सारे मामले में, और कहा जाता है कि उन्हीं का आइडिया था कि उस वक्त ये रेफरेंस भेजा जाए और पूछा जाए कि क्या ये फैसला दुरुस्त था या गलत था। अच्छा सोहेल साहब, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आज की अदलिया को 2024 में ये एहसास हुआ है या नहीं कि 45 साल के बाद जो है वो क्यों अपनी तारीख सीधी उनको करना पड़ रही है, ये एहसास हुआ है या नहीं, ये आखिर में हम पूछेंगे। आप इस केस का बताइएगा। जरी सी बात है, सारी समातों में, डॉक्यूमेंट्स में वो आ गया है सब कुछ। अब पूरी कहानी बताएं कि वो कैसे ये केस शुरू हुआ, कब कब क्या होता रहा। देखें, ये मामला सारा शुरू होता है नवाब अहमद कसूरी जो थे, कत्ल हुए थे इस सारे मामले में। अहमद रजा कसूरी जो हैं उनके वालिद। ये कहाँ पे कत्ल हुए थे? ये लाहौर में कत्ल हुए थे। अहमद रजा कसूरी जो है उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीदा जो रहनुमा हैं उनमें से एक थे, और उन्होंने आज खुद अदालत को बताया कि वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के इतने करीब थे कि भुट्टो साहब 1 इंच भी उनसे पूछे बगैर इधर उधर नहीं होते थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के बाद जिन 5 शख्सियात को निशान पीपल्स पार्टी दिया गया था उसमें से एक अहमद रजा कसूरी भी थे। यानी कि अपनी कुर्बत उन्होंने इतनी बताई कि वो भुट्टो के इतने करीब थे कि वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें कुछ नहीं मिला था तो इसलिए वो उनके खिलाफ हो गए, वो उनके बहुत करीब थे। लेकिन वो कहते हैं कि उनका इख्तलाफ हो गया था। 4 मुख्तलिफ बयानात थे जुल्फ़कार अली भुट्टो के, जिनके ऊपर उनसे इख्तलाफ हुआ 1971 में। ये सारा वो ढाका में जब उधर मैंडेट ले लिया था शेख मुजीबुर रहमान ने और इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो कहते हैं उस तनाज़ुर में उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी थी जिन पे अखबारात में बयानात लगे कि इधर हम उधर तुम जैसे बयानात लगे। फिर उन्होंने कहा कि ढाका में जो गया वहाँ पे असम्बली सेशन में अगर तो
मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। कहते हैं इन बयानात के ऊपर मेरा भुट्टो साहब से इख्तिलाफ हो गया था और उसके बाद मेरे ऊपर 15-16 बार अटैक हुआ। ठीक है। अहमद रजा कसूरी साहब ये कहते हैं। तो कहते हैं जी कि ये हमारा इख्तिलाफ था। उसके बाद कहते हैं कि लाहौर में एक रात को मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिद साहब के साथ एक शादी के सिलसिले में कवाली की महफिल थी, वहां से वापस निकला तो रास्ते में फायरिंग हुई और उसमें गोली, प्लानिंग मुझे किल करने की थी, तो गोली लगी मेरे वालिद साहब को और उनकी डेथ हो गई। ठीक। अब ये था मर्डर, इसके ऊपर इख्तिलाफ नहीं है कि कत्ल हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वो कत्ल तो हुआ है। अब 1974 में ये कत्ल होता है। 2 साल तक तहकीकात चलती हैं पुलिस की, और जो इचरा लाहौर में पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मुकदमा दर्ज था, और फिर पुलिस को कुछ पता नहीं चलता कि किस बंदे ने ये कत्ल किया है। वो जाके एक दरखास्त देते हैं मजिस्ट्रेट के पास कि ये इस तफ्तीश में कुछ मिल नहीं रहा, तो इसको कुछ पता नहीं चला कातिल कौन थे, तो आप इसको दाखिले दफ्तर करना चाहते हैं, हम तो ऑर्डर कर दें। तो उस वक्त मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर करके भुट्टो जो अहमद रजा, नवाब अहमद कसूरी का कत्ल था, उसकी तहकीकात बंद कर दी जुडिशल ऑर्डर से। 1976 में केस क्लोज हो गया। अच्छा, इसमें इनिशियल एक सवाल मैं पूछूंगा कि कंप्लेंट में किसको नामजद किया गया था? अब मैं आपको कहता हूँ, तब पहले नामालूम अफराद थे। ठीक है। 1974 में नामालूम अफराद थे। हाँ, पता नहीं चला ना। ठीक है। और 76 में वो बंद हो गया और अहमद रजा कसूरी साहब ने उस ऑर्डर को कहीं चैलेंज नहीं किया। ठीक है। 1977 में उन्होंने एडमिट किया कि वो दोबारा पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और वो टिकट के लिए इलेक्शन में अप्लाई कर रहे थे, भुट्टो साहब से टिकट मांग रहे थे, जिनके वालिद का कत्ल हुआ है। अच्छा, 1977 के इंतखाबात जो हुए वो एक अलग चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, आजकल बड़ा रेलिवेंट वो भी हुआ है 2024 के इलेक्शन के बाद से। तो उसके बाद ऐसे मामलात हुए कि मार्शल लॉ लग गया। ठीक है। मार्शल लॉ लगा तो अब जो तफ्तीश बंद हो चुकी हुई थी पुलिस के पास से, उसे जो अब FIA है, उस वक्त इसका ये नाम नहीं था लेकिन वफाकी, उसके पास इसको मुंतकिल किया गया और दोबारा ट्रायल शुरू हो गया। अच्छा, जो इंक्वायरी बंद हो चुकी थी 76 में जी, उसका 77 के बाद मार्शल लॉ के बाद दोबारा उसका ट्रायल अलग से शुरू हो गया दूसरे इदारे के पास, और जो ऑर्डर था बंद करने का उसको कहीं चैलेंज नहीं किया गया। वो ऑर्डर आज भी बरकरार है। जब हम बात कर रहे हैं कि ये केस नहीं का, अच्छा, उस ऑर्डर को ना चैलेंज किया गया, ना उस ऑर्डर को के खिलाफ कोई आई चीज, कोई चीज नहीं आई। अलग से ट्रायल चला, उसमें प्राइवेट कंप्लेन अहमद रजा कसूरी साहब कंप्लेनेंट बन गए, जो कुछ दिन पहले तक टिकट मांग रहे थे। अच्छा, कंप्लेनेंट बन गए। यहाँ पे जो प्रोसेस है उसकी वायलेशन शुरू होती है। जी, वायलेशन शुरू हो गई और वो ट्रायल चला, और उस ट्रायल में प्राइवेट कंप्लेंट से फिर सीधा केस जो है ना हाई कोर्ट को मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, हाई कोर्ट जो है ना डायरेक्ट ट्रायल का शवाहिद का जायजा लेती है और हाई कोर्ट गिल्टी करार देती है जुल्फिकार अली भुट्टो को और फांसी दे देती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को किस जो है वो साजिश के जी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी, और उन्हें जो वफाकी इदारा था तहकीकाती, उसमें जो है ना डिप्टी डायरेक्टर्स और इनके जरिए जो है ना अपनी वो दी थी अतायात, और उन लोगों ने आगे ये एग्जीक्यूट किया सारा कत्ल। और उसमें से एक बंदा वादा माफ गवाह भी बन गया जी कि मुझे यूज किया गया था। ठीक है। अब इंसिडेंटली वो बंदा बयान देता है अदालत में जी कि मेरा तलक भी कसूर से है, मसूद गवाह का नाम था, वादा माफ गवाह, और मुझे जनाब भुट्टो साहब ने कत्ल करने के लिए कहा था, और मेरी बड़ी दोस्ती है अहमद रजा कसूरी की फैमिली से, मेरा करीबी ताल्लुक है। अब उस बंदे का करीबी ताल्लुक है और वो जाके उन्हें नहीं बता रहा कि आपके लिए कत्ल करना मैं जा रहा हूँ, और कत्ल करने के बाद वादा माफ गवाह बन गया। ठीक है। अब उसमें दूसरा पहलू ये लिया जाता है कि वो चूंकि इनकी फैमिली का करीब आदमी था, तो इनकी तरफ से वादा माफ गवाह बन के तो भुट्टो को फांसी दिलवानी थी, तो वो यूज हो गया। ठीक है, ये दो है। आज मजे की बात ये हुई कि अहमद रजा कसूरी जब आपने दलाइल दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि गवाह ने तो कहा था कि आपकी उनसे दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी क्यों दोस्ती थी, मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा इसका मतलब गवाह ने झूठ बोला क्या? जी बिल्कुल झूठ बोला। तो चीफ जस्टिस ने कहा फिर आप देख लें कि इस गवाह के ऊपर आपका भी वो जा रहा है कि बंदा तो सच्चा ही नहीं है, आपका तो उसके ऊपर आप। हाँ, तो उन्होंने कहा जी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, बहरहाल मेरे वालिदैन जो हैं उन पूरे कसूर के ऊपर हुकूमत थी हमारी, और 200 साल तक हमने वहाँ राज किया, वहाँ के दरो दीवार हमारे बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या किया उन्होंने कहा। खैर, शवाहिद और बेज़ाब्तियां जो हैं ये सरफेस हो रही थी। उसके बाद इसी ट्रायल के इसी रेफरेंस के दौरान एक चीज़ और सामने आई। नसीम हसन शाह जो साबिक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं, उन्होंने इफ्तिखार अहमद को एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने किताब भी लिखी है। जी जी। उसको बुनियाद बनाया गया था ये जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा था सदर आसिफ अली जरदारी ने, कि जब वो एतराफ़ कर रहे हैं कि एक दबाव मौजूद था और हम इंडिपेंडेंट ज़हन से काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या एतराफ़ किया था? उन्होंने इफ्तिखार अहमद को इंटरव्यू देते हुए मुख्तलिफ चीज़ें कही थी कि जी कुछ दबाव था, और कुछ जो चीफ जस्टिस उस वक्त थे और कुछ हम लोग जो है ना उस वक्त जो भुट्टो के वकील थे ये क्या बख्तियार, उनसे हम नाराज भी हो गए थे, उन्होंने हमें ऑफेंड कर दिया था,
कुछ गलतियां उनसे थी, कुछ मतलब अफेंड कर दिया था तो हमने सजाए मौत सुना दी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। उन्होंने कहा जी कि क्या इसके बाद ये ट्रायल इसकी कोई हैसियत बाकी रहती है, ये नहीं, ये क्वेश्चन था अदालत के सामने। इस्लामी पहलू से था कि जी क्या इस्लामी तरीके से ये सजा बनती थी या नहीं। उसके बाद क्या उस वक्त अदालतें आज़ाद थी, क्या आईने पाकिस्तान के तहत काम कर रही थी या नहीं, ये क्वेश्चंस हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस पर मुख्तलिफ अदालती मुआवनीन जो हैं सुना गया। खालिद जावेद खान साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, उनको सुना गया है। इसके अलावा एतजाज हसन ने इस पर बात किया, मखदूम साहब ने बात किया, जज भी सुप्रीम कोर्ट के, जी सबसे जबरदस्त, हाँ मंजूर मलिक साहब। उन्होंने तो पूरा उन्होंने कहा जी कि आप यूं समझें कि आप भुट्टो केस की अपील सुन रहे हैं लेट 70s में, 78 में, और मैं आपके सामने अपील आर्गू कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर ये पूरा केस खोला, जो भी मैंने बातें की हैं ये बेसिकली उनके केस से खुल के सामने आई हैं कि जी ये सारी चीजें तो ऐसे हुई थी। और इसमें तो फिर नसीम हसन शाह साहब एतराफ करते हैं कि उस वक्त जब लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुश्ताक साहब ने सजा सुना दी, उसके बाद वो अटॉर्नी जनरल को लेके नसीम शाह साहब के पास, सुप्रीम कोर्ट वाले जज के पास मिलने आते हैं और कहते हैं जी कि हमने सजा सुना दी है, इसके खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच में आप भी बैठे। और हाँ आप भी बैठे। अब जब ये अप्रोच हो रहा है तो उसके बाद या तो उस वक्त रिकॉर्ड पे लाना था, बिल्कुल, या तो आपने रिक्यूज करना था, या आप रिकॉर्ड पे लाना था कि, या फिर इसी बुनियाद पे डिसमिस करना था कि भाई ये तो तासुब वाजे हो गया कि आप एक बंदे को इस तरह कि जिस हाई कोर्ट ने खुद सजा दी और आगे भी वो अब यकीनी बना रहा है, माहौल बना रहा है, लॉबिंग कर रहा है कि ये जो है वो यकीनी बनाना है कि सजा मिलनी चाहिए। ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उसी वक्त नसीम हसन शाह या किसी जज को भी एडमिट करना चाहिए था, और इस बुनियाद पर भी बहुत बड़े सवालात आ सकते थे। तो इसी में सिर्फ एक नुक्ता मैं ऐड कर दूं कि आज भी जुडिशरी में बहुत कुछ जो है हो रहा है, तो ये जजेस जो हैं ये बैठकर ये ना हो कि कल जो है वो करीबुल मर्ग जाके रिटायरमेंट के बाद जाके मानते रहे कि नहीं हमने ये भी किया, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। आज अगर आप नहीं मानते तो कल मानने का कोई फायदा नहीं है जी। तो अब देखें भुट्टो साहब की लाइफ तो वापस नहीं आ सकती, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तनाजुर में सारा ये रेफरेंस था अदालत के सामने। अब सारे फ्रीकेन को सुना गया है। मुद्दई मुकदमा जो अहमद रजा कसूरी हैं, जिनके कत्ल की साजिश थी सारी, जी। तो बिलावल भुट्टो पहले दिन जब आए इस रेफरेंस में तो उन्होंने बाहर निकल के टॉक में यही बात की थी, लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी, शायद बिलावल कोई गलत बात कर रहे हैं, वो दुरुस्त कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बिलावल ने कहा कि जिस बंदे को कत्ल करने की साजिश में मेरे नाना को फांसी दी थी वो आज भी अदालत में बैठा था, वो अभी भी जिंदा है। लोग समझ रहे थे कि नहीं वो तो उनके वालिद नहीं, वालिद तो केस में ये कहा गया कि वालिद को गलती से लगी है, ठीक है, साजिश इनके लिए थी, ठीक। तो खैर अहमद रजा कसूरी साहब ने आज अपने दलाइल दिए हैं और वो दलाइल में शवायद के ऊपर कोई बात नहीं कर सके अदालत के सामने। अच्छा। वो सिर्फ कहते रहे जी कि भुट्टो उस वक्त अगर चले जाते और मैंडेट मान लेते उनका तो आज हंसता बसता पाकिस्तान होता। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि भुट्टो तो उस वक्त कतर में वजीर आजम थे ही नहीं। बिल्कुल, हाँ, तो उसका कत्ल से क्या ताल्लुक है? एक पॉइंट के जो 1976 में जो केस बंद हो चुका था, फिर प्राइवेट कंप्लेंट में आया, तो इस पे इन्होंने कोई बात की जो अहमद रजा कसूरी है, अहमद रजा कसूरी साहब ने ये कहा, जस्टिफाई ऐसे किया, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे पूछा कि जनाब आप ये बताएं कि इन 3 साल को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे डिले को। अहमद रजा कसूरी ने कहा जी कि मुझे अच्छी तरह ये इदराक था कि भुट्टो इस वक्त पावर में है और मैं एक मार्क टारगेट हूँ, तो मुझे जो है ना ये मरवा देंगे। अच्छा, तो इसलिए यानी कि मैंने एक सेफ साइड ली। ये गालिबन उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि मैंने उस वक्त ना मतलब स्मार्ट प्ले किया, ठीक है, कि मैंने उन्हें फील नहीं होने दिया कि मैं इस तरह हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि उस वक्त जो भुट्टो के खिलाफ तहरीक चल रही थी तो वो भी मुझे कहा करते थे कि आप जनाब आपके वालिद का जो आपने ब्लड एक बोतल में सेव करके इन्होंने रखा हुआ था तो उसको लेके आए। तो कहते हैं मुझे लेकिन पता था कि भुट्टो पावरफुल है, वो मार देगा। तो ये एक पूरी पोजीशन थी, ये सिचुएशन थी सारी। तो इसमें जो है ना मैंने उस वक्त नहीं किया और बाद में जाके मैं कंप्लेनर बना। लेकिन अगर बात शवायद की करें, 2 मुख्तलिफ गवाहान, एक कहता है जी कि मुझे डिप्टी डायरेक्टर ने या डायरेक्टर ने FIA वाले जो उसने कहा था जी कि ये काम करना है। दूसरा कहता है जी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था, ठीक है, और मैंने उसे कहा था जी कि ओहो अल्लाह से डरना चाहिए ये वो। तो उनसे भी चीफ साहब ने पूछा था कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर के सामने इतनी जुर्रत कर सकते थे जी कि उसने आपको कहा बंदा मारना है और आपने कहा जी नहीं अल्लाह से डरना चाहिए और ये वो मैं नहीं करता, तो उस वक्त निकल के भी बता देते, अगले बंदे को बता देते जो मारने लगे। इतने आप जरूरतमंद थे, खामोशी से बता देते कि आपको मारने लगे। हाँ, सही। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। अब ये हुआ है कि आज इस पे दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपनी राय जो है
आज अगर हम बात करें तो 4 मार्च है, 10 मार्च से पहले पहले किसी भी दिन मुख्तसर राय अब सुनाएगी कि ये फैसला दुरुस्त था या नहीं। इसमें एक हर्डल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसकी जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार बार निशानदेही की कि अगर हम इस बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि फैसला ठीक नहीं था, कि मार्शल लॉ टाइम में हुआ था और उस वक्त अदालतें आज़ाद नहीं थी, तो उस दौरान जो आम लोगों के केसेस हुए हैं उनका भी एक फ्लड गेट खुलेगा, वो भी आएंगे दोबारा कि इसकी रोशनी बाब हम पे भी दें। तो जितनी भी गलत फैसला हो उसको हम दोबारा कैसे ठीक कर सकते हैं, हम इस केस को खोल कैसे सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस का ये मानना है कि हमसे जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सदर ने, हमने सिर्फ उनका आंसर देना है और हम आइन के तहत पाबंद हैं कि हम सदर ने जब राय पूछी है तो उसका हम जवाब दें। अब सुप्रीम कोर्ट जवाब देने जा रही है और मेरी राय में जो मैंने ऑब्जर्व किया प्रोसीडिंग्स में, एक फेवरेबल राय देने जा रही है कि ये मामला जो है ना उस वक्त सारा गलत था। और राय ये आ सकती है सुप्रीम कोर्ट की, जो मुझे लगता है कि चूंकि मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ को बाकायदा फोकस किया जाएगा। अच्छा, ठीक है कि मार्शल लॉ था, क्योंकि चीफ जस्टिस ने बार बार रिमार्क्स दिए कि मार्शल लॉ मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, कि उसके ऊपर कोई बात करें ज्यादा। कि जब मार्शल लॉ था तो उसके बाद अदालतें किस उसमें थी और क्या वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये सारा मामला जो है इसको देखा जाएगा। एक चीज बीच में रह गई जो दिलचस्प थी, गवाह का मैंने जिक्र किया था, मसूद जी जी जो कसूर वाले थे, उनका सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था ये रेफरेंस लाते हुए कि अगर कहीं जिंदा है तो उनको बुला लेते हैं। ठीक है, तो उनका कुछ पता नहीं चला वो कहाँ है। 77 का आखिरी एक लेटर है उनका रिकॉर्ड पे कि बच्चों को बाहर कहीं भेजना था पढ़ने के लिए, उसके बाद उनका कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है। हुकूमत ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी 3 वजारतें इस पे काम कर रही हैं, लेकिन पता नहीं चला। FIA से पूछा तो FIA कहती है उसका पासपोर्ट हो अगर तो हम बता सकते हैं कि कहीं ट्रैवल किया कहाँ। उस बंदे का नहीं पता चला। तो उससे मुझे एक DB कूपर, एक हाई जैकर था, वो याद आ रहा था। अच्छा, DB कूपर ने ये किया था कि जहाज को हाईजैक किया था और तावान वगैरह मांगा, फिर एक शहर से रिफ्यूल करा के दोबारा उसको फ्लाइट भरवाई। रात का वक्त था और उसने पैराशूट भी मांगा था साथ। पैराशूट लेके तो उसने चलते जहाज में से कहीं रात की तारीकी में छलांग लगा दी थी। अच्छा, तो आज तक नहीं पता चला वो DB कूपर कौन है, पता ही नहीं चला, वापस मिला ही नहीं है। तो ये भी कुछ ऐसा ही गवाह था कि इसने अपना काम किया और ऐसा निकला कि आज तक वो एक मिस्ट्री है, वो पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा। पहले तो सरकारी मुलाजिम था, लेकिन बाद में नहीं। सोहेल साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट राय तो देने जा रही है, कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पता है कि वो उसकी जो आज की जो अदलिया है, ये ना हो कि आज से 20 साल बाद इस पे भी कोई राय देना पड़ जाए। आज भी साबिक वज़ीर आज़म जो है उनके खिलाफ जो ट्रायल हुए हैं, उन ट्रायल पे पूरा जहान जो है वो मुखालिफिन भी कहते हैं यार ये गलत ट्रायल हुए। मुखालिफिन को छोड़े, हम मुखालिफिन की भी बात नहीं करते, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं। जी जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके ट्रायल को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे चुकी है बार बार, और उनके खिलाफ जो जल्दी की जा रही थी उसको रिमांड बैक किया जाता रहा है कि ये मामला ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस उमर फारूक ने तोशाखाना केस को 2 से 3 बार रिमांड बैक किया जज को कि भाई ये दोबारा देख लो। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में 2 से 3 बार मामला वापस ले जाओ, अभी भी हाई कोर्ट में अब मजीद चीजें सामने आनी है। तो बर वक्त जो है ना जो कुछ करना वो बड़ा मुनासिब होता है। और इसमें भुट्टो रेफरेंस की सबसे अच्छी बात इस वक्त चलना जो है ना, मेरा ख्याल है जमहूरियत भी आगे बढ़ रही है, लोग कहते हैं इलेक्शन भी हो चुके हैं तो अदलिया को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर पार्लियामेंट में साथ वाली बिल्डिंग में सारे एक दूसरे को कह रहे हैं कि अपनी अपनी गलतियां मानते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये गलती मानने जा रही है तो मेरा ख्याल है उसमें एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन भी साथ देना चाहिए और मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस पे राय दे तो नीचे सारी अदालतें सीधी हो जाए भाई अब इनफ इज इनफ। किसी का भी ABC का, इमरान खान का, नवाज शरीफ का, किसी का भी ट्रायल आता है, जरदारी साहब के केसेस पड़े हुए हैं, जाली अकाउंट स्कैंडल, जैसे भी आप लॉ के मुताबिक देखें, बस आप लॉ के मुताबिक देखें, जहां पे वो मुलजम बनते हैं उनका केस चले। जहां पे आपको लगता है कि किसी ने सिर्फ अपना चेजा लेने, स्वाद लेने के लिए उनको मुलजम बनाया हुआ है, तो अदालत को इंडिपेंडेंटली अपनी राय दे देनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी सारों के केस बंद हो गए, तरमीमें हो चुकी हैं। इमरान खान दौर में भी हुकूमत मान चुकी है जी कि फोरम से मंजूरी वाले के ऊपर केस नहीं बनता। अभी हालिया तरमीम में भी यही हुआ, फोरम से मंजूरी वाले को प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी रोज अदालत में खड़े बोलते हैं, अदालत में खड़े होते हैं कि उनका LNG रेफरेंस बंद नहीं होके दे रहा। मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला सिंध बन गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी रेफरेंस आए रोज लग रही है। तो इतना अरसा क्यों चल रहा है? देख लें, बनता है केस ठीक है, नहीं अगर केस बनता है तो उनको वजीर आला नहीं बनना चाहिए था। 3 साल हो गए थे, इनफ इज इनफ। बिल्कुल, अगर नहीं बनता तो उनको बरी होके बनना चाहिए था। ऐसे ही सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं मुमकिन तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब, 5 केसेस में वो मतलब ना उसमें मुल्जम नामजद नैब के वो केसेस बंद नहीं हुए।
अभी भी वो केसेस स्टैंड कर रहे हैं। वो केस स्टैंड करते हुए वो सदर पाकिस्तान बन जाएंगे और नैब उनको करप्शन के खिलाफ अपनी रिपोर्ट सालाना पेश किया करेगा, चेयरमैन नैब, ठीक है, जिसने अपनी तफ्तीशी रिपोर्टों में अभी भी लिख रखा है, वापस नहीं ली। एक रस्म पूरी कर ली जाती ना कि जी हमने जायजा लिया, ये केस नहीं बनते, हमने फारिग कर दिए, फाइन। वो भी तफ्तीशी रिपोर्ट्स वही होंगी, उसी चेयरमैन नैब के नीचे स्टैंड कर रही होंगी कि ये जी बड़े साहब हैं, नाम लिखा हुआ है बड़े साहब तफ्तीशी रिपोर्टों में, इन्होंने सब किया हुआ है, ठीक है जी, और इनके केसेस में इतनी रिकवरी भी रिकॉर्ड हो चुकी है, इतने वादा माफ गवाह भी हैं, और उन्हीं को आप कहेंगे कि ये रिपोर्ट है जी, हमने इस साल इतना काम किया। उस रिपोर्ट में से क्या जाली अकाउंट्स वाले केस माइनस किए जाएंगे? नहीं, या वो भी उसी में शामिल हुआ करेंगे? तो ये सारे प्रोसेस सीधे होने की बड़ी जरूरी है। बहुत शुक्रिया सुहेर रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिनको आज से 45 साल कबल जो है वो तख्तादार पर लटका दिया गया, आज जो अदलिया है वो अपने आप से वो दाग धोने जा रही है। लेकिन साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि आज भी एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो केसेस की नोयत है वो कहीं प्रोसेस की जो वायलेशन जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान के सामने आई है, उसी किस्म की वायलेशन हमें इन केसेस में भी नज़र आ रही है। तो इसमें इख्तिताम इसी बात पर हम करेंगे कि आज की जो वायलेशंस हैं, बजाय इसके कि आज के 20 साल बाद उनको देखा जाए, आज के जजेस को, आज की अदलिया को, आज की वायलेशंस को आज ही दुरुस्त करें ताकि ये दाग जो है वो आप साथ लेकर ना जाएं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमें बड़ी तवील हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये भुट्टो केस और रेफरेंस और जो कुछ वहाँ पे होता रहा आपको समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया सुहेर रशीद साहब। नाज़रीन, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको फ़ौरन मिल जाया करे, और आप फीडबैक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।